Hello students, you all are welcomed in Zahra's classes, and today I am here with another figure of speech, that is allusion. But before knowing about allusion, let me start with a very beautiful story of Pinocchio. And Pinocchio is Pinocchio, or The Adventures of Pinocchio, is a novel written by Carlo Collodi, and it is for children. And in this novel, the writer has written about, or he has mentioned about the mischiefs of पिनोकियो. पिनोकियो क्या है? पिनोकियो एक लकड़ी का बना हुआ छोटा सा कठपुतली होता है, जिसको उसके फादर या जिसने उसको बनाया था, यानी उसका फादर जिसका नाम था गपेटो, वो एक वुड कार्वर था। और उसने, क्योंकि उसके पास कोई अपने बच्चे नहीं थे, तो उसने इसको अपने बच्चे की तरीके से इसको ट्रीटमेंट किया था। तो अब यहाँ पे पिनोकियो जो है हर एक तरह की शरारत करता है, और एक बार जब वो शरारत से गपेटो जो है उसको शरारत करने के लिए मना करता है, तो वो प्रॉमिस करता है कि अब वो शरारत नहीं करेगा। तब उसके फादर यानी गपेटो उसको कहते हैं कि अब स्कूल जाओ, और स्कूल जाने के लिए उसको कुछ पैसे देते हैं ताकि वो स्टेशनरी खरीद सके। तो गपेटो यहाँ स्टेशनरी खरीदने के लिए कुछ पैसे ले पिनोकियो कुछ स्टेशनरी के लिए गपेटो से पैसे लेके वो जा रहा होता है, जहाँ उसे जंगल में रास्ते पे एक चालाक सी लोमड़ी और एक बिल्ली मिलती है, और ये दोनों उसको बहुत अच्छे से समझा देते हैं, और उससे वो पैसा जो है जो भी उसके पास कॉइन्स थे उस पर्टिकुलर स्टेशनरी को ख़रीदने के लिए, ताकि वो अगले दिन स्कूल जा सके, वो पैसा जो है उससे बेवकूफ़ बना के लेके उससे चले जाते हैं। पिनोकियो जो है उनका मुंह देखता रहता है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक फेरी देखती होती है, और फेरी उसके पास आती है, और फेरी उससे पूछती है कि भाई इतने अच्छे काम के लिए तुम्हें पैसे मिले थे, तो क्या हुआ, पैसे सही जगह लगे कि नहीं लगे? तो पिनोकियो यहाँ पर झूठ बोलता है। पिनोकियो को लगता है कि अभी फेरी को पता चल जाएगा, तो पिनोकियो यहाँ पर झूठ बोलता है, और जैसे ही वो झूठ बोलता है उसकी नाक जो है वो उसकी नाक बहुत लंबी होने लगती है, बड़ी होने लगती है। तो फेरी यहाँ कहती है कि जब भी तुम झूठ बोलोगे तुम्हारी नाक जो है वो बड़ी होने लगेगी, और बहुत ज़्यादा बड़ी होने लगेगी। उसकी नाक इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके चेहरे को हिलाना डुलाना जो है मुश्किल हो जाता है। तब फेरी उससे कहती है कि तुम सच बात बताओ, तो तुमको ये तुम्हारी नाक जो है अपने ओरिजिनल जगह पर मिलेगी। और जब पिनोकियो उसको सच बताता है कि वो पैसे जो हैं उसको बेवकूफ़ बना के फॉक्स और बिल्ली लेके चले गए हैं, तो उसकी नाक जो है अपनी जगह पर सेट हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पे ये जो रेफरेंस है पिनोकियो का, ये इसलिए ये एल्यूजन की तरीके से भी यूज़ होता है, और एग्जाम्पल यहाँ पर है, आई वॉज सरप्राइज्ड हिज नोज वॉज नॉट ग्रोइंग लाइक पिनोकियोज। तो यहाँ पर कोई भी झूठ बोलने वाले शख्स को आप पिनोकियो की तरह पिनोकियो के रेफरेंस में बुलाते हैं। मतलब पिनोकियो एक ऐसा कैरेक्टर है, भले ही वो एक एक नॉवेल कैरेक्टर है, एक फिक्शियस कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी उसको रेफरेंस में लिया जाता है, यानी झूठ बोलने वाले इंसान को पिनोकियो का एक दर्जा दिया जाता है या उससे कंपेयर किया जाता है। सो हियर द मेन पर्पज ऑफ टेलिंग दिस स्टोरी वॉज अबाउट पिनोकियो, कि वो झूठ बोलता है तो उसकी नाक बढ़ जाती है, और जब वो सच बोलता है तो उसकी नाक अपनी जगह पर आती है। तो यहाँ पे एक बात कही है कहने वाले ने कि आई वॉज सरप्राइज हिज नोज वॉज नॉट ग्रोइंग लाइक पिनोकियोज, यानी कि कोई भी झूठ बोलने वाले बंदे को जो है वो पिनोकियो से कंपेयर कर रहा है कि, और यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है कि भाई मैं सरप्राइज हूँ कि तुम्हारी नोज जो है वो झूठ बोलने के बाद भी पिनोकियो की तरह बड़ी नहीं हुई, यानी कि तुम झूठ बोल रहे हो। सो ये एक छोटी सी एक बात, गहरी बात एक छोटे से कैरेक्टर के रेफरेंस से कही गई है, और इसको सुनने वाले और पढ़ने वाले को बात समझ में आ गई, क्योंकि वो पिनोकियो के कैरेक्टर को जानता है। सो दिस एग्जाम्पल allude to people or events in literature, and this refers to the story of Pinocchio, where his nose grew whenever he told a lie. It is from the Adventures of Pinocchio written by Carlo Collodi. तो
कोई भी तरह का रेफरेंस अगर आप दे रहे हैं किसी भी हिस्ट्री या हिस्टोरिकल इवेंट से, या किसी पॉलिटिकल या लिटरेरी या कल्चरल एलिमेंट से, तो उसको आप एल्यूजन कहते हैं, रेफरेंस देते हैं। और यहाँ पर जो कहने वाला है या जो सुनने वाला है वो दोनों ये चीज़ जानते हैं कि ये कैरेक्टर क्या है और ये रेफरेंस क्या है, तभी वो बात को समझ सकते हैं। सो एल्यूजन क्या है? एल्यूजन इज द वर्ड, इट इज द वर्ड फ्रॉम द लेट लैटिन एल्यूजियो। इसका मतलब होता है विच मीन्स अ प्ले ऑन वर्ड और गेम। तो शब्दों का खेल जो इस तरह से रखा गया है कि जिससे कि जो है बहुत भारी भरकम बात जो है या बड़ी कॉम्प्लेक्स बात जो है बहुत आसानी से किसी के रेफरेंस को दे के कही जा सकती है। सो एन एल्यूजन इज अ रेफरेंस टू a person, event, place, thing or idea of historical, cultural, literary or political significance, which is usually indirect within the writing. And since the person, place or thing is not mentioned directly, it is assumed that the reader already has knowledge of what is being referenced and therefore the reader will understand the author's referent. तो यहाँ पे कोई भी बात अगर जैसे रेफरेंस, जैसे अभी यहीं पे कह दिया कि पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा तो पिनोकियो वर्ड आ गया, तो पिनोकियो के बारे में बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिटेल नहीं दी गई है। तो जो रेफरेंस में किसी भी पर्सन या प्लेस या चीज़ के बारे में अगर बात होती है तो डायरेक्टली उसका मेंशन होता है नाम वहाँ पर, लेकिन बहुत रेफरेंस में बहुत डिटेलिंग नहीं होती। ये अज्यूम किया जाता है कि जो पढ़ने वाला है या जो सुनने वाला है उसको पहले से ही उसके बारे में नॉलेज होगा और वो ऑथर की बात जो है वो इसीलिए वो समझ सकता है। तो यहाँ पर एल्यूजन के जो कुछ माने हैं कि भाई क्यों एल्यूजन किस लिए यूज़ होता है, तो एल्यूजन जो है ज़्यादातर किताबों में, सॉन्ग्स में और म्यूज़िक में आपको नज़र आता है और ये सिंपल कॉम्प्लेक्स आइडिया और इमोशन को वो कन्वे करने में हेल्प करता है। अगेन इट हेल्प्स द रीडर गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर एंड प्लॉट एंड इट डज नॉट शो द डिटेल ऑफ द रेफरेंस। किसी भी रेफरेंस का डिटेल वो नहीं शो करता है। तो यहाँ पे ऑथर के मैसेज को भी जो पढ़ने वाला है वो बहुत अच्छे से समझ सकता है, डीपली समझ सकता है। इसीलिए एल्यूजन को एक एसेंशियल पार्ट बोला गया है लिटरेचर में और लिटरेचर को समझने में, क्योंकि ये जो मैसेज लिखने वाला जो देना चाह रहा है वो बहुत आसानी से दे सकता है एल्यूजन के माध्यम से, बहुत कम शब्दों में। डिटेल्स नहीं दिए जाते तो राइटर्स, सो द राइटर्स लेट्स द रीडर फिल इन द ब्लैंक्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल्स रेफरेंस का नहीं दिया जाता है, तो ये राइटर एज्यूम करता है कि भाई ये जो पढ़ने वाला है वो अपने हिसाब से चीज़ों को समझेगा और बेहतर तरीके से डीप अंडरस्टैंडिंग से समझेगा। दे आर ऑफन फ्रॉम पास्ट वर्क और रिलीजन, but sometimes allusions are made to current famous people or events. They are used metaphorically but can be used ironically भी। तो यहाँ पर पुराने वर्क, they are often from past work, जो भी पुरानी घटना है, माइथोलॉजीज है, लिटरेचर है, वहाँ से लिया जाता है कोई भी एग्जाम्पल। लेकिन कभी कभी एल्यूजन्स जो हैं हम प्रेजेंट सिचुएशन के किसी घटना को या किसी फेमस पर्सन को भी रेफरेंस के तौर पे हम एल्यूजन्स को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली वो मेटाफोरिकली यूज़ किए जाते हैं, यानी कंपेयर करने या डिस्क्राइब करने, एक दूसरे चीज़ों को दूसरी चीज़ से कंपेयर करने या डिस्क्राइब करने में यूज़ किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर हम उसको आयरनी के लिए तौर पे भी यूज़ करते हैं। तो जैसे एल्यूजन की जब मैं बात करती हूँ तो 5 मेन प्रकार के एल्यूजन्स होते हैं। एक होता है हिस्ट्री, जहाँ की रेफरेंस हम किससे लेते हैं, किसी एक हिस्टोरिकल मोमेंट से लेते हैं। हिस्ट्री में कोई एक इवेंट गुजरा हो जो बहुत प्रचलित रहा हो, जो बहुत फेमस या पॉपुलर रहा हो, उससे उसके रेफरेंस से हम कोई अपनी बात कह सकते हैं, तो वो होता है आपके हिस्टोरिकल एल्यूजन। फिर आपके आता है माइथोलॉजिकल, यानी कि हम किसी माइथोलॉजी या माइथोलॉजिकल एग्जाम्पल से हम या माइथोलॉजिकल रेफरेंस को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे बेसिकली ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी को ही यहाँ पे यूज़ किया जाता है। लिटरेरी में आप रेफरेंसेस ले सकते हैं, ये लिटरेचर से रेफरेंसेस आप पुट कर सकते हैं, चाहे को किसी किताब के फॉर्म में, नॉवेल में कुछ कैरेक्टर्स हैं उनके फॉर्म में, पोएम्स के फॉर्म में, पोएम्स के थ्रू, फेरी टेल्स के थ्रू,
नर्सरी राइम्स के थ्रू। तो इन ये सारी चीज़ों के थ्रू आप एक रेफरेंस के तौर पे अपनी बात को कह सकते हैं, इनको रेफरेंस लेके अपनी बात को प्रूव कर सकते हैं या बता सकते हैं, समझा सकते हैं रीडर को। फिर आता है रिलीजियस या क्लासिकल। ये रिलीजन को एक रेफरेंस के तौर पे लिया जाता है, और एल्यूजन ज़्यादातर आप बाइबल से लेते हैं, और कभी कभी आप अदर रिलीजियस टेक्स्ट से भी रेफरेंसेस को उठा लेते हैं। फिर होता है कल्चरल, जिसको आप मॉडर्न भी कहते हैं। ये पॉप कल्चर या पॉपुलर कल्चर को रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया जाता है, जिसमें किसी भी पॉपुलर म्यूज़िक में, पॉलिटिक्स में या सेलिब्रिटीज़ को आप रेफ़र करके अपनी बात को साबित कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आगे देख लेते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट में दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू हिस्ट्री इज कॉल्ड हिस्टोरिकल एल्यूजन। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों, देयर इज अ सिविल वॉर गोइंग ऑन इन माई फैमिली रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो अब यहाँ पे सिविल वॉर जो है, जो यूज़ या एक हिस्टोरिकल इवेंट है, सिविल वॉर होती है। तो यहाँ पे फैमिली में तो पता है आपको, फैमिली में कोई सिविल वॉर जैसा नहीं कि आप हथियार और जंग के मैदान में लेके खड़े हो गए। मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि फैमिली में इतना एक दूसरे से मतभेद है या इतनी आर्ग्यूमेंट्स हैं कि वो बिल्कुल इट इज़ सिमिलर टू अ सिविल वॉर। तो यहाँ पे वर्ड सिविल वॉर जो है वो एक हिस्टोरिकल इवेंट है, और उसको आपने अपने सेंटेंस में अपनी बात को कहने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पे यूज़ किया, जिससे सुनने वाला या पढ़ने वाला बिल्कुल उसके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाती है कि भाई इनके घर में बहुत बुरी तरीके से किसी एक बात को, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी को लेके कोई एक मैटर है, और उस मैटर पे बहुत जंग छिड़ी हुई है, सारे लोग एक दूसरे से सहमत नहीं हैं, तो एक जंग का माहौल जैसा है। तो जंग का मतलब एक्चुअली जंग नहीं है, आपस में मतभेद है। तो ये जो भी है टर्म को जानता होगा वो ये बात समझता होगा कि सिविल वॉर का मतलब ये नहीं कि घर में जो है आप लड़ाई जो है औजारों से या आपके एक युद्ध का मैदान बन गया हो, तो उस तरह का नहीं है। फिर आता है आपके माइथोलॉजिकल एल्यूजन। तो ये इट इज़ एन एल्यूजन दैट हिंट्स एट अ पीस ऑफ माइथोलॉजी आर अ माइथोलॉजिकल एल्यूजन। तो यहाँ पर माइथोलॉजिकल एल्यूजन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, और ये एग्जाम्पल आपके है शी रैन फास्टर देन हेरमिस। सो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है शी रैन फास्टर देन हेरमिस। यहाँ पे कंपेयर किया है कि इसकी स्पीड ये कितनी तेज़ दौड़ती है। हेरमिस जो है एक रोमन मर्क्यूरी यानी कि ग्रीक गॉड हर्मिस हैं, और ये गुड फॉर्च्यून या मैसेंजर और एक मैसेंजर की तरीके से सर्व करते थे और गॉड्स के बीच में, और ये बेसिकली अपने स्पीड के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे, और इनको गॉड ऑफ विंड भी कहा जाता था। तो यहाँ पे इस जो एग्जाम्पल इसमें कहा गया कि शी रैन फास्टर देन हर्मिस, यानी कि इसकी स्पीड को हर्मिस गॉड से कंपेयर किया गया, हर्मिस गॉड की स्पीड से कंपेयर किया गया है। तो ये एक तरह का एल्यूजन है जो कि माइथोलॉजी से लिया हुआ कैरेक्टर या रेफरेंस के थ्रू दिया गया है। देन लिटरेरी एल्यूजन जो है, एन एल्यूजन दैट रेफर्स टू वेल नोन लिटरेरी टेक्स्ट और फिगर्स। सो यहाँ पर लिटरेचर से लिया हुआ कोई भी टेक्स्ट या फिगर को आप यहाँ पे कंपेयर करते हैं या रेफरेंस में लेकर आते हैं। सो आई वेंट टू बेड विथ माई हेयर वेट एंड वोक अप लुकिंग लाइक मेड्यूसा। ये देखिए, ये मेड्यूसा है। मेड्यूसा एक जिसको बोलते हैं कि एक ये भी लिटरेचर से रिलेटेड। सो हियर मेड्यूसा इज अ Greek from Greek mythology, but it has monster figures. It is a famous for monster figure. It has snakes on its head. तो यहाँ पे इसके सर के ऊपर हेयर जो थे उसके ऊपर बहुत सारे सांप लगे हुए थे। वो रिप्रेजेंट की जाती थी, ब्यूटीफुल मेडुसा के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जाता था। इसीलिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये बेड पे जब व्हेन आई वेंट टू बेड माई हेयर वॉज वेट, लेकिन जब उठी तो मेडुसा जैसा, यानी बिल्कुल सांप की तरह से इस तरह का कर्ल पूरा बना हुआ उस तरह से। तो यहाँ पे ये एक रेफरेंस लिया गया मेडुसा का। सो दिस इज लिटरेरी एल्यूजन। देन कमिंग ऑन टू रिलीजियस और बिब्लिकल एल्यूजन, ज़्यादातर बाइबल से लिए हुई बातों को या रेफरेंसेस को आप एल्यूड करते हैं तो बिब्लिकल या रिलीजियस एल्यूजन में काउंट होता है। इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट रेफर्स टू बाइबल विदाउट डायरेक्टली मेंशनिंग इट। So it's been raining so long that soon we are going to need an ark.
आर्क यानी नोआज आर्क, तो यहाँ पर ये बाइबल से लिया हुआ टर्म है आर्क। सो इसको आप रिलीजियस या बिब्लिकल एल्यूजन में लेकर आते हो। फिर कल्चरल एल्यूजन वो होता है विच इज़ एन एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, प्लेस और इवेंट विद इन अ स्पेसिफिक कम्युनिटी और कल्चर। सो कल्चरल एल्यूजन है या किसी एक पर्टिकुलर म्यूज़िक के फॉर्म को या किसी एक पर्सन के या सेलिब्रिटी के को रेफरेंस में लेकर आप इस पर्टिकुलर किसी एक सिचुएशन को आप कंपेयर करते हैं, तो वो होता है आपके कल्चरल एल्यूजन। तो अब हम बारी बारी एक एक का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल ऑफ हिस्टोरिकल एल्यूजन, जो पहला फॉर्म है वो देख लीजिए, द ग्रेट डिप्रेशन। तो ग्रेट डिप्रेशन बच्चों बहुत पहले आया था हिस्ट्री में। तो इस ग्रेट डिप्रेशन का देखिए किस तरह से यहाँ पे उपयोग किया गया। ड्यू टू वाइड स्प्रेड कोरोना वायरस द होल वर्ल्ड इज़ लिविंग थ्रू ग्रेट डिप्रेशन। तो यहाँ पे इस तरह का सेंटेंस आया तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि ये जो फॉर्म है ये अलूजन है। और कौन सा अलूजन है? ये हिस्टोरिकल अलूजन है। तो ये व्हाट इज़, और यहाँ पे जो एल्यूड करने वाला वर्ड है दैट इज़ ग्रेट डिप्रेशन। तो ग्रेट डिप्रेशन का मतलब इन पास्ट में क्या हुआ था कि इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था बहुत सारी कंट्रीज़ में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में, और तकरीबन एक डिकेड तक था। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने एसेंशियल नीड्स, जो ज़रूरियात थी उसके बिना लोगों ने ज़िंदगी जी थी। बहुत लंबे समय तक ये डिप्रेशन चला था और बहुत ज़्यादा डिस्पेयर था और डिक्लाइन था। तो इसीलिए इसको यहाँ पर आपने एल्यूजन के साथ इसको कंपेयर किया गया है पर्टिकुलर सिचुएशन को, जो आज के दौर की कोरोना की सिचुएशन है। यहाँ पे भी देख लीजिए कि बहुत लंबे समय से लोग बेरोज़गार हैं, खाना पीना नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं कि लोग बहुत बुरी दशा में, डिस्पेयर में। तो उस समय को, हिस्टोरिकल इवेंट को यहाँ पर कंपेयर करके अपनी बात को साबित कर देना या अपनी बात को कहना, ये हिस्टोरिकल एल्यूजन में आ गया। फिर आता है आपके बाइकआउट। द ट्रेडर्स डिसाइडेड टू बाइकआउट द न्यू प्राइस ऑफ रिफाइंड ऑयल। तो बाइकआउट आपने सुना है, बाइकआउट करना यानी किसी चीज़ को न करने के लिए आप बाध्य होना, ठीक है। तो यहाँ पर बाइकॉट जो टर्म है एक्चुअली में वो एक पर्सन का नाम है, जैसे कैप्टन चार्ल्स कनिंघम बाइकॉट। ये टर्म बाइकॉट जो है एक पर्सन से लिया गया है। और ये क्यों लिया गया? ये एक इंग्लिश लैंड एजेंट थे हु डेल्स इन आयरलैंड। Over the controversy of Irish land question, he and his family were ostracized by the community and organized refused in dealing is now referred to as boycott। या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी चीज़ जिसमें कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को डील करने के लिए रिफ्यूज़ करना होता है तो आप टर्म यूज़ करते हैं बाइकॉट, जो कि आया है इस पर्सन कैप्टन चार्ल्स कनिंघम बाइकॉट से। और ये एक कंट्रोवर्सी की वजह से जो है इनका नाम जो है अब इस तरह से यूज़ किया जा रहा है। तो ये भी एक अलूजन है। तो यहाँ पे ट्रेडर्स ने बाइकॉट, नए प्राइजेस को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ किया, तो वहाँ पे बाइकॉट का नाम यहाँ पे यूज़ हो गया। तो अब ये टर्म जो है एक अलूजन की तरह यूज़ होता है। अब आप देखिए एक ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हिस्टोरिकल अलूजन का। आफ्टर पासिंग हाई स्कूल माई कज़न्स मूव टू कैलिफोर्निया एज इफ इट वेर 1849। तो यहाँ पे जो अलूजन है वो क्या है? कैलिफोर्निया गोल्ड माइंस से ये अलूजन लिया गया है। कैलिफोर्निया गोल्ड माइंस से अलूजन लिया गया और इस बात को कहने का पर्पस क्या है? to show how quickly the cousins uprooted as if they were racing to get gold in California। मतलब इतनी जल्दी मची थी इनके कज़न्स को कि उन्होंने जैसे ही हाई स्कूल पास किया, अभी बड़े भी नहीं हो कि वो भाग गए, वो अब किसी दूसरी जगह वो सेटल हो गए। जैसे कि कैलिफोर्निया में ये हुआ था गोल्ड माइंस में कि वो एक हिस्टोरिकल इवेंट था जिसमें कि 1800s में लोग कैलिफोर्निया की तरफ भागते थे, गोल्ड माइंस की तरफ भागते थे ताकि वो बेहतर ज़िंदगी जी सकें। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि इतने फास्ट या इतनी जल्दी मची थी इनके कज़न को, जैसे कि कैलिफोर्निया में उनको गोल्ड माइंस को खोदने जाना है, इसलिए वो इतनी जल्दी भाग गए यहाँ से, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ नहीं कि वो चले गए। सो यहाँ पे ये हिस्टोरिकल इवेंट से लिया गया हुआ अलूजन है, इसलिए ये हिस्टोरिकल है। सो आई होप सो स्टूडेंट्स कि ये हिस्टोरिकल अलूजन जो है आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गया होगा। जो भी हिस्ट्री से इवेंट्स या पर्सन को रेफरेंस लेके आप अपनी बात को कहते हैं तो वो हिस्टोरिकल अलूजन हो जाता है।
अब आते हैं लिटरेरी एल्यूजन की तरफ। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, शी इज़ सो ब्यूटीफुल शी शुड बी वियरिंग अ ग्लास स्लीपर। मतलब यहाँ पे इस बच्ची की ब्यूटी को कंपेयर किया गया और कहा गया कि ग्लास स्लीपर। तो यहाँ पे ग्लास स्लीपर जहाँ आया माने आ गया सिंड्रेला। सिंड्रेला की स्टोरी आप सब लोग जानते हैं कि वो किस तरह से वो ब्यूटीफुल लेडी थी और जो है वो सजती थी और उसकी जूतियाँ जो थी वो खूबसूरत सी ग्लास से बनी हुई थी। तो यहाँ पे एल्यूजन जो है वो लिटरेरी एल्यूजन है और यहाँ पे एक फॉर्म है फेरी टेल का। सिंड्रेला एक फेरी टेल है, कोई एक्चुअल पर्सन नहीं है, एक फेरी टेल का कैरेक्टर है। तो उससे कंपेयर किया गया इस बच्ची की ब्यूटी को और यहाँ पे जो एल्यूड किया गया वो है ग्लास स्लीपर्स, जिसका मतलब होता है सिंड्रेला की तरह वो बहुत ब्यूटीफुल है। Now, coming on to the next part, that is poetry. All overgrown by cunning moss, all interspersed with weed, the little cage of Currier Bell in quiet Haworth laid. तो इस पोएम का, ये एक पोएम है जिसको लिखा है अमेरिकन पोएट, इसमें अमेरिकन पोएट एमिली डिकिंसन एक एल्यूजन यहाँ पे दिखा रही हैं टू क्यूरियर बेल विच वॉज द पेन नेम ऑफ इंग्लिश ऑथर शार्लोट ब्रॉन्ट। तो यहाँ पे जो नाम है क्यूरियर बेल जो है एक्चुअली में उन्होंने एल्यूड किया है एक बहुत फेमस इंग्लिश ऑथर का जिनका नाम था शार्लोट ब्रॉन्ट, जो कि अपने पेन नेम से जानी जाते थे जिनका नाम था क्यूरियर बेल। और यहाँ पे अब वो अपनी एक फेमस नॉवेल जेन एयर के लिए फेमस है। लेकिन डिकिंसन यहाँ पे एल्यूड करते हैं एक इंग्लिश विलेज को ऑफ हैवर्थ। और यहाँ पे देखिए ये दोनों चीज़ें जो इन्वर्टेड कॉमास में ली गई हैं, कुरियर बेल और हैवर्थ, और ये दोनों जो है एल्यूजन्स हैं जहाँ की ये बताया गया है कि ब्रॉन्ट जो है जब वो मर गए तो उसको कहाँ दफनाया गया, लेड एज पोयम में जहाँ पे लेड दिया हुआ, लेड का मतलब कि वहाँ दफनाया गया है, बुरी किया गया है। तो ये दोनों हैवर्थ और जो ब्रॉन्ट है, हैवर्थ और क्यूरियर बेल जो है वो रेफरेंस ऑथर के रेफरेंस से लिया गया है, लिटरेचर से लिया गया है। सो दिस इज़ अगेन एग्जाम्पल ऑफ लिटरेरी allusion इन फॉर्म ऑफ पोएट्री। ठीक है, सो द कोटेशन मार्क्स हिंट टू द रीडर दैट दीज टू थिंग्स, यानी कि द नेम ऑफ द प्लेस दैट इज हैवर्थ didn't merely come out of Dickinson's imagination. Still, you'd have to be familiar with Bront herself to be able to make the connection there. सो हैवर्थ जो है वो किसी इमेजिनेशन से नहीं डाला है, वो एक बात को समझ के उन्होंने डाला है कि लिटिल केज ऑफ क्यूरियर बेल इन क्वाइट हैवर्थ लेड, यानी कि हैवर्थ के विलेज में क्यूरियर बेल जो है वहाँ पे उनको दफनाया गया है। ठीक है, सो ये एक फॉर्म है, पोएट्री का फॉर्म है। एक और आप देख लीजिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम है, नथिंग गोल्ड कैन स्टे, then leaf subsides to leaf, so Eden sank to grief, so dawn goes down today, nothing gold can stay. सो यहाँ पे एक आइकॉनिक पोएट है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने एल्यूजन किया है बिब्लिकल गार्डन से। बिब्लिकल गार्डन यानी यहाँ पे बाइबल से एक टर्म लिया है, बाइबल के गार्डन को आप कहते हैं एडन। तो यहाँ पर एडन को उन्होंने यूज़ किया है, तो एक तरह से ये बिब्लिकल एल्यूजन है। तो यहाँ पे एडन सैंक टू ग्रीफ, इस बात को वहाँ पे लिखने का मतलब है कि टू स्ट्रेंथन हिज आइडिया कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो हमेशा के लिए नहीं होती, यहाँ तक कि जो पैराडाइज है यानी जन्नत जो है वो भी ये जो है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगी। सो इसीलिए यहाँ पे इस बात से अपनी बात को कहना चाहा है पोएट ने कि यू आर एटलीस्ट अ लिटिल फेमिलियर विद द स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव। तो यहाँ से आप एडम एंड ईव की स्टोरी को आप अपने दिमाग में रखिए कि वो भी जो है हमेशा के लिए वो पैराडाइज में नहीं जा पाए, वो पैराडाइज से यानी जन्नत से उनको हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने फॉरबिडन फ्रूट को खाया था। तो यहाँ पे इस पूरी पोएम में एडन वर्ड जो यूज़ हुआ वो एक एल्यूजन है, और वो एल्यूजन क्या है, बाइब्लिकल गार्डन। एडन यानी कि बाइबल से लिया हुआ टर्म है जो एल्यूड कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, और पोएट अपनी गहरी बात को कहना चाह रहा है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, यहाँ तक कि गार्डन यानी जो जन्नत है वो भी हर एक पे परमानेंट नहीं है। जैसे कि एडम एंड ईव ने भी फॉरबिडन फ्रूट खाया तो उनको जन्नत से एक्सपेल कर दिया गया। तो ये अपनी बात को कहने का तरीका है किसी एक रेफरेंस को लेकर।
सो दिस इज लिटरेरी allusion एंड दैट इज पोएम. नाउ अब ये एक देख लो, समटाइम्स माई डॉग इज़ डॉक्टर जेकिल बट अदर टाइम्स ही इज़ मिस्टर हाइड्स. ये हैं एक पर्सन जो कह रहे हैं कि कभी कभी मेरा डॉग जो है वो डॉक्टर है जैकिल की तरह बिहेव करता है और कभी कभी मिस्टर हाइड्स की तरह. अब जिनको ये डॉक्टर जैकिल और मिस्टर हाइड्स पता नहीं है तो वो ये नहीं समझ पाएंगे कि आखिर ये पर्सन अपने डॉग के बारे में क्या कहना चाह रहा है. एक्चुअली में ये पर्सन अपने डॉग की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है और वो इस पर्टिकुलर बुक से लिया गया हुआ है ये एग्जाम्पल कि डॉक्टर जैकिल और मिस्टर हाइड्स. ये जो है डॉक्टर हेनरी जैकिल जो थे, इनको निकनेम हैरी जैकिल भी कहा जाता है और एक उनके अंदर ही एक और भी पर्सनालिटी होती है मिस्टर एडवर्ड हाइड. और ये पर्सनालिटी जो है दोनों हेनरी और हाइड जो हैं ये एक कैरेक्टर हैं रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन्स के, जिन्होंने अपने नॉवेल स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइड के नाम से लिखा. तो इस बुक में उन्होंने डॉक्टर जैकिल जो थे वो एक बहुत अच्छे सुलझी हुई सोच के मालिक थे, लेकिन वहीं पे उनके अंदर एक अलग ये बहुत इमोशनल बहुत लवेबल पर्सनालिटी थी. लेकिन वहीं पर जो दूसरी पर्सनालिटी उनके अंदर थी वो मिस्टर हाइड्स की थी, जो कि एक बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं कि हेट्रेड से भरा हुआ और बहुत ज़्यादा जो है परेशान करने वाला बहुत बैड कैरेक्टर था. तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में ये बताया गया कि इनका डॉग जो वो कभी कभी डॉक्टर जेकिल यानी कभी कभी बड़ा अच्छा हो जाता है और कभी कभी जो है मिस्टर हाइड्स की तरह होता है, यानी कभी कभी वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है जैसे मिस्टर हाइड्स वायलेंट होते हैं. तो ये भी एक तरह का एल्यूजन है और वो आपने लिटरेचर से देख लिया. अब यहाँ पे देखिए, वाई डू आई एक्सपेक्ट यू टू बी शर्लॉक होम्स इन इन्वेस्टिगेटिंग एंड एनालाइजिंग द रेफरेंसेस. ये एक एग्जाम्पल है. तो शर्लॉक होम्स जिसने पढ़ा होगा वो जानता है कि यहाँ पे उसने एक पर्सन को रेफ़र किया है. सो इसमें ये जो भी शर्लॉक होम्स वाली नॉवेल को जिन्होंने पढ़ा होगा तो वो जानते हैं कि यहाँ पे ये कहने वाला क्या कह रहा है. कहने वाला ये कह रहा है कि मैं तुमको शर्लॉक होम्स कैसे समझ लूँ. शर्लॉक होम्स कौन था? शर्लॉक होम्स एक डिटेक्टिव था, प्राइवेट डिटेक्टिव था, जिसको क्रिएट किया था एक ब्रिटिश ऑथर ने, सर आर्थर कैनन डॉयल ने. सो यहाँ पर किसी को एक डिटेक्टिव की तरीके से आप संबोधित कर रहे हैं और वो कौन सा डिटेक्टिव है? शर्लॉक होम्स. मतलब जनरल भाषा में कहते हैं अरे ज़्यादा शर्लॉक होम्स मत बनो. अगर किसी ने अपनी कोई बात कही कि अरे मुझे पता है ये कैसे हुआ होगा, या मैं जानता हूँ कि ये किसने किया होगा, या इस तरह की हरकत क्यों हुई होगी, या मर्डर कैसे हुआ होगा, तो अगला कहेगा कि भाई ज़्यादा शर्लॉक होम्स मत बनो, या मैं तुम पे कैसे एतबार कर लूँ कि तुम शर्लॉक होम्स हो. तो यहाँ पे शर्लॉक होम्स जो हैं एक नॉवेल के कैरेक्टर हैं जिसको सर आर्थर कैनन कोनैन डॉयले ने लिखा हुआ था. और यहाँ पर शर्लॉक होम्स जो है एक डिटेक्टिव था और वो अपने ऑब्जर्वेशन, डिडक्शन या फॉरेंसिक साइंस के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर था इस पर्टिकुलर नॉवेल में. और ये अपनी इन्वेस्टिगेशंस करता था केसेस को सॉल्व करने के लिए. तो किसी को आप शर्लॉक होम्स से अगर रेफ़र कर रहे हैं तो मतलब आप उसके विट को, उसके ऑब्जर्वेशन के ऊपर आप किसी तरह का एक एग्जाम्पल पुट कर रहे हैं या आप उसको कोट कर रहे हैं कि भाई वो शर्लॉक होम्स जैसे हैं. सो ये जो चीज़ है वो है एल्यूजन, लिटरेरी एल्यूजन, जो कि आपको बुक्स में मिलेंगी. और ये इस तरह के ऐसे नॉवेल जो लिखे जाते हैं या उनसे जो कैरेक्टर्स से इंस्पायर होकर आप किसी एक को कंपेयर करते हैं, तो ये होता है लिटरेरी एल्यूजन्स. देन सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ कल्चरल मॉडर्न एल्यूजन आप देख लीजिए. अब यहाँ पे कुछ लिरिक्स लिखी हुई हैं बच्चों. ये लिरिक्स जो हैं पॉप म्यूज़िक की हैं, आप लोग में से बहुत लोगों ने सुनी होंगी. सो कॉपीराइट पर्पस की वजह से मैंने जो है इसमें उन लिरिक्स को या उसकी म्यूज़िक को नहीं डाला है, लेकिन आप उसको सुन सकते हैं. लिरिक्स कुछ इस तरह से हैं. शॉट मी आउट ऑफ द स्काई, यू आर माई क्रिप्टोनाइट, you keep making me weak, yeah, frozen and can't breathe.
सो यहाँ पे क्रिप्टोनाइट जो वर्ड है वो एक्चुअली एक एल्यूजन है टू सुपरमैन्स वीकनेस। ये एक सॉन्ग है और ये एक पॉप सॉन्ग है, ये उसकी लिरिक्स हैं, लेकिन उस लिरिक्स में ये वर्ड क्रिप्टोनाइट यूज़ किया है। क्रिप्टोनाइट मतलब वीकनेस, ये किसका वीकनेस है? सुपरमैन का वीकनेस है, लेकिन यहाँ पे क्रिप्टोनाइट जो है वीकनेस के फॉर्म में यूज़ हुआ है। जैसे कि चॉकलेट ईटिंग इज़ यू आर क्रिप्टिक टू चॉकलेट ईटिंग, तो यहाँ पे मतलब आपकी कमज़ोरी है चॉकलेट खाना। तो क्रिप्टोनाइट जो है यहाँ पे एक एल्यूजन है जो कि सुपरमैन के वीकनेस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ इस गाने में वो जो गायक है वो अपनी वीकनेस को यहाँ पे बता रहा है कि कैसे जो है तुम मेरी कमज़ोरी हो, मुझे वीक करती हो। तो इस तरह का ये सॉन्ग है और इसमें ये अल्यूजन का एक एग्जाम्पल भी है जो कि पॉप म्यूज़िक में आता है। देन यहाँ पर एक और जो है सॉन्ग है, पॉप सॉन्ग है, दैट यू वर रोमियो आई वॉज स्कारलेट लेटर एंड माई डैडी सेड स्टे अवे फ्रॉम जूलियट। सो ये आपको बहुत सबको पता है, रोमियो जूलियट जो है ये एक रेफरेंस लिया गया। रोमियो जूलियट जो है एक रेफरेंस फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले। शेक्सपियर का एक प्ले था रोमियो जूलियट जिसमें ये दो लवर्स के बारे में ये प्ले था। तो जहाँ पे अगर कोई लवर की बात आती है, रोमियो जूलियट की बात आती है, जहाँ एक दूसरे एक किसी के रोमांटिक इवेंट की बात आती है, तो वहाँ पे आप तुरंत रोमियो जूलियट को रेफरेंस देते हो, उनका रेफरेंस देते हो। तो इस पॉप सिंगिंग में भी रोमियो और जूलियट का नाम आया, यानी कि ये एक तरह का कल्चरल या मॉडर्न एल्यूजन है। और इस एल्यूजन में आपने रोमियो और जूलियट को रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया है जो कि शेक्सपियर की प्लेस से आया हुआ है। सो ये एग्जाम्पल है पॉप सॉन्ग का फ्रॉम कल्चरल एल्यूजन। सो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लीजिए, ही इज़ रियल रोमियो विथ लेडीज़। यहाँ पे इस लड़के के बारे में बताया कि इतना रोमांटिक है कि ये बिल्कुल एक रोमियो की तरह है कि ये लेडीज़ से उसका इतना अफेक्शन है, इतना लगाव है, क्योंकि एक रोमियो नहीं, हम कहते हैं अरे ज़्यादा रोमियो मत बनो। सो ये क्या हो गया, आपने एक कैरेक्टर को रेफरेंस में लिया और उससे आपने दूसरी चीज़ को कंपेयर किया और अपनी बात पूरी कर दी। तो यहाँ पे इस लड़के को एल्यूड किया गया है रोमियो जूलियट के रोमियो से। सो आई होप सो द थिंग्स आर क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम एवरीडे स्पीच में भी यूज़ करते हैं एल्यूजन के, जैसे चॉकलेट केक इज़ माई अकेलिस हील। अकेलिस हील ये भी एक ग्रीक माइथोलॉजी में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हीरो था जिसको आप कहते हैं अकेलिस। तो जब वो बच्चा था तो उसकी मदर ने उसको जो है एक नदी में लेकर गई कि जब पूरे नदी के पानी में डूब जाएगा तो इसके ऊपर जो पानी पड़ जाएगा तो इसके किसी शरीर पर किसी चीज़ का असर नहीं पड़ेगा और ये सेफ रहेगा। लेकिन उसकी हील जो थी पैर की वो पानी को नहीं टच कर पाई, तो वो ही उसका एक कमज़ोर अंग था जहाँ से उस पर अटैक किया जा सकता था। तो यहाँ पे अकेलिस हील का मतलब होता है कमज़ोरी, वीकनेस। सो यहाँ पे इस सेंटेंस में चॉकलेट केक इज़ माई अकेलिस हील, यानी कि बाकी सारी चीज़ें मेरी परफेक्ट हैं, लेकिन मेरी जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है, वीकनेस है, वो क्या है? वो चॉकलेट केक है। देन वी गॉट ए न्यू आइंस्टाइन इन स्कूल टुडे। आइंस्टाइन एक फेमस पर्सनालिटी हैं और अपने विट और स्मार्टनेस के लिए ये जाने जाते हैं। तो यहाँ पे एल्यूड किया गया किसी एक बच्चे को, रियल लाइफ जीनियस फिजिसिस्ट से उसको एल्यूजन यूज़ किया गया है, उसको एल्यूड किया गया है, कंपेयर किया गया है, जो वो जो है आइंस्टाइन है, हमारे स्कूल का नया आइंस्टाइन है, यानी कि एक बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट बच्चा हमारे स्कूल में आया है। Why are you always such a Scrooge? It doesn't cost much and it'll be फन। तो स्क्रूज जो है वो एक एल्यूजन है, एबनेज़र स्क्रूज जो है, ये कोटेशन जो लिया है गया है वो एक एल्यूजन है। किस तरह का एल्यूजन है? एबनेज़र स्क्रूज एक कैरेक्टर है चार्ल्स डिकेंस के टेल में, क्रिसमस कैरल में। उसमें स्क्रूज जो हैं वो अपने कंजूसी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ये बात कही गई कि तुम हमेशा कंजूसी या स्क्रूज क्यों बने रहते हो, तुमको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पैसे की नहीं मिलेंगी, तो स्क्रूज मत बनो, या कि इतने कंजूस मत बनो कि भाई तुम कम चीज़ों की पैसों की चीज़ भी खरीदने में तुम पीछे हटो। तो ये एक तरह से एल्यूजन यहाँ पर यूज़ हुआ है, ठीक है।
अच्छा, एग्जाम्पल आप क्लासिकल माइथोलॉजी से बच्चों ये सारी चीज़ें याद कर लीजिए। ये इतनी चीज़ें जो हैं आपके माइथोलॉजी से आप कहीं ना कहीं एल्यूजन में यूज़ करते हैं। जैसे अकेलीज हील अभी मैंने बताया किसी की वीकनेस बताने के लिए। एरो ऑफ लव यानी एल्यूजन है ये क्यूपिड के लिए। कैरिंग द वेट ऑफ वर्ल्ड ऑन योर शोल्डर्स ये एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे एल्यूजन किसका, एटलस का है, ठीक है, कि आपने एटलस जो है अपने कंधे के ऊपर पूरे दुनिया का बोझ लेके चल रहा है। तो ये इस तरह का एल्यूजन भी लिखता है। कहते हैं ना, अरे मैं बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर जिम्मेदारी, बिल्कुल मैं एटलस बना हुआ हूँ। तो एटलस मतलब यही होता है कि पूरी दुनिया का पूरा बोझ अपने सर पे लेके चलना। देन पुशिंग टू अ बोल्डर अपहिल एवरी डे, सिसिफिल्स। देन हॉट एज हेड्स, ये भी एक गॉड ऑफ डेथ है। देन लुकिंग लाइक वेनस यानी बहुत ब्यूटीफुल दिखना, तो गॉडेस ऑफ ब्यूटी यहाँ पे एल्यूजन आता है। हरक्यूलियन इफेक्ट यानी कि हरक्यूलिस किस लिए माना जाता था, एक स्ट्रेंथ के लिए यूज़ किया जाता है, तो एल्यूडिंग टू स्ट्रेंथ ऑफ हरक्यूलिस। देन ओपनिंग ए पेंडोरा बॉक्स, पेंडोरा बॉक्स क्या है, वो एक ऐसा माइथोलॉजिकल एलिमेंट है जिसमें कि बहुत सारे जो ट्रबल हैं दुनिया के वो उसके अंदर भरे हुए हैं, तो उसको आप कहते हैं पेंडोरा बॉक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लासिकल माइथोलॉजी से रिलेटेड है। फिर आपके बिब्लिकल एल्यूजन आता है, गार्डन ईडन, क्रिएशन, ये वर्ड जहाँ गया मतलब ये बाइबल से रिलेटेड टर्म्स हैं। स्नेक, सरपेंट, सैतान, फ्लड, नोहाज आर्क, अभी आर्क हमने देखा, एडन देखा। एप्पल या फ्रूट, तो ये ट्री ऑफ नॉलेज या टेम्पटेशन हो गया। क्रॉस आप देख लो तो क्राइस्ट का यानी क्रूसिफिकेशन को आप यहाँ पे रेफरेंस दे रहे हो। ग्रेट पेशेंस है तो जॉ, फ्रेटर्नल कंपटीशन, केन एंड एबल, ठीक है ना। और फिर बेट्रेयल यानी जूडास, जेनरोसिटी यानी गॉड समैरिटन। देन स्लिंग शॉट, स्टोन, डेविड एंड गोलियत। तो ये सब जो है इस तरह का जो एग्जाम्पल है वो बिब्लिकल एल्यूजन से आपको एल्यूजन में काउंट होता है। अच्छा, इतने सारा अल्यूजन होने के बाद इसका इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट ये होता है कि इट मेक्स अ रीडर, व्यूअर और लिसनर थिंक एंड रिलेट द करंट टॉपिक टू अ प्रीवियस इवेंट और नॉलेज। तो जिससे एक रेफरेंस लिया गया, रेफरेंस लेके उसको कोट किया जा रहा है, तो उस रेफरेंस के बारे में उसे पता है, तो व्यूअर बहुत कम समय में बहुत सारी बातों को वो जान जाता है और प्रीवियस नॉलेज को अपने करंट टॉपिक से वो जोड़ सकता है। इट में प्रोवाइड क्रेडिबिलिटी टू एन आर्ग्यूमेंट, यानी किसी तरह की बात को सच साबित करने के लिए या उसको क्रेडिबिलिटी देने के लिए, क्रेडिबिलिटी देने के लिए जो है ये एल्यूजन्स का यूज़ होता है। तो इस तरह से एल्यूजन अपना काम करता है कि उस आर्ग्यूमेंट को या उस पर्टिकुलर बात को वहाँ पर साबित बहुत आसानी से किया जा सकता है। Then it helps the reader or viewer understand new information like character, plot, connecting to something already well known. रीडर जो है कनेक्ट कर सकता है, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिल रही है, कोई भी रेफरेंस अगर उसे मिल रहा है, किसी कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है और उसको रेफरेंस की तरह से यूज़ किया जा रहा है, तो रीडर या व्यूवर जो बहुत आसानी से समझ सकता है कि उसको मतलब कि क्या समझना है और कहने वाला या लिखने वाला क्या कहना चाह रहा है। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं एल्यूजन से क्रिएट होते हैं। कुछ कॉमन एल्यूजन्स आपके सामने अगर आते हैं तो ये इस तरह से हैं कि मैनी राइटर्स यूज़ सिमिलर एल्यूजन्स इन देयर टेक्स्ट। वन कैन फैमिलियराइज विद द मेजर पीपल, प्लेसेस, इवेंट, ऑब्जेक्ट एंड आइडियाज दैट आर alluded to in stories and poetry. Let's familiarize to identify them. Allusion examples to know in these categories. तो ये अभी मैंने आपको बताया था कि कहीं हरक्यूलियन या हरक्यूलीज वर्ड आया तो उससे आप समझ जाइए कि स्ट्रेंथ के बारे में बात हो रही है। पेंडोरा बॉक्स अभी बताया तो इसका मतलब हो गया कि कोई ट्रबल की बात हो रही है, किसी परेशानी की बात हो रही है, यहाँ पे बड़ी सी बड़ी मुसीबत के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है। क्यूपिड मतलब गॉड ऑफ लव, यहाँ पे रोमांस या लव के बारे में कुछ रेफरेंस दिया जा रहा है। गार्डन ऑफ ईडन का मतलब हो गया जन्नत की बात हो रही है, ब्यूटी की बात हो रही है। नोहाज आर्क का मतलब हो गया कि कोई इम्पॉसिबल टास्क जो है हम उसके बारे में रेफरेंस अगर देना है तो हम नोआस आर्क को सामने कर देते हैं। नूह की कश्ती जिसको कहते हैं, अरे तुम्हारा ये घर बनना क्या नूह की कश्ती हो गई है क्या कि जो कभी नहीं बन पाएगा। तो इस तरह की चीज़ें जो है आप रेफरेंस डे टू डे लाइफ में देते हैं।
देन डेविड एंड गोलियत, ये बैटल यानी कि एक दूसरे के बीच में किस तरह की लड़ाई होती है. सो डिस्क्राइब्स अ बैटल ऑफ फेस ऑफ बिटवीन टू इन विच द वीकर वन माइट एक्चुअली हैव अ बेटर शॉट एट विनिंग. तो डेविड एंड गोलियत, आपको पता है कि ये बहुत बड़ा एक राक्षस को कैसे मारा गया था, किस तरह से मारा गया था. तो एक बड़े प्रॉब्लम को कैसे एक वीक अटेम्प्ट कर रहा है, तो उसको रेफरेंस देने के लिए डेविड एंड गोलियत जहाँ आया, आप इस तरह का रेफरेंस को समझ सकते हैं कि क्या कहना चाह रहा है राइटर या जो भी है, कोई राइटर है या फिर कोई कहने वाला है, तो कैसे क्या कह रहा है. देन टावर ऑफ बैबल इज़ ऑफन यूज टू डिस्क्राइब द क्रम्बलिंग और ट्रैजिक एंड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का गिरना ढहना या फिर किसी का बहुत बुरा अंत होना, तो वहाँ पे आप टावर ऑफ बैबल यूज़ करते हैं रेफरेंस के फॉर्म में. सो स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी डिटेल्स मिल गई आपको एल्यूजन के बारे में, और मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग and like, share and subscribe Zahra's classes, and don't forget to press that bell icon so that you can receive the notification as soon as new videos or lectures are uploaded.